प्रथमेन तुझा देवी गुणे यजी तीजा समरू सद्गुरु आपने ने मारे दियो योगो दे तो दे तो सद्गुरु साईं भोन दे देवड़ता दे और कछु हम ना मांगियो निस दिन करता से तो गुरु गोविंद दोनों ही खड़ा ने किनके लागो ये जी भलियारी गुरु आपके गोविंद दियो जो मिला हमारे यहाँ जो बड़ो बड़े है जैसे बड़े है वो शुक्लाचार्य जी को बड़े शुक्लाचार्य जी ने राक्षस का गुरु था तो उनने मतलब तपस्या 10,000 वर्ष से पहला तपस्या करी थी इन बड़े में तो इन नाम से ग्राम शुक्रवासा को नाम आगे बढ़ी। गांव शुक्रवासा मध्य प्रदेश के देवास जिले का गांव है और बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र का गांव है। इंडस्ट्री कच्चा का गांव है। पर्वतपुरा, हीरापुर, गोपालपुरा, कनेरिया, टांडा और शुक्रवासा ये 7 ही गांव की मिलके एक पंचायत है। एक पंचायत में 5-7 गांव हैं। ये सब 20-20, 25-25, 30-30 मकान के गांव में हैं, छोटे छोटे गांव में। इन्हीं गांव में करीब आपको बता दूं कि ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग और आदिवासी कुछ 60% है और 20% ओबीसी। देवास से यह 40 किलोमीटर दूर पे स्थित जंगल, प्राकृतिक जंगल के सौंदर्य के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पर करीब 900-950 की आबादी है। मैं करीब 50 एकड़ में खेती करता हूँ। खेती अब प्रॉपर घाटे का सौदा रह गई है। कैसे रह गई है? मान लो अभी वर्तमान में 10,000 रुपये कुंटल सोयाबीन लाके हमने बोई है ना, और जैसे ही सीजन आएगा और वो सोयाबीन 3,000 रुपये कुंटल हो जाएगी। प्याज जो है, प्याज गवर्नमेंट हमारे पास, किसान के पास प्याज नहीं रहता, जब गवर्नमेंट बाहर ये भेजती है और जब किसान के पास आता है जब निर्यात ले लेती है। तो 30 बीघा में करते हैं तो गेहूं की खेती है और प्याज की और लहसुन, बारिश में सोयाबीन की और मक्का की ये खेती करें। 30 बीघा पे जो भी मजदूर लगे मतलब सभी लगाए काम करे। अब हम तो करीब 10 आदमी है, 10 आदमियों में लगे हुआ है और मजदूरी लगे वो मजदूरी भी लगाने टाइम पे। लोग की फसल भी काटनी पड़ती, वो भी करना पड़ता साल भर तक। अन्य बच्चे लोग बाहर जाते हैं, भी बाहर का काम करते हैं, बाहर जाइए कि बाहर 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 6 महीना बाद भी आ सकते हैं। ऐसे है 120 ही चली थी गाड़ी की। हाँ ना, मजदूरी करने के लिए, पेट पालने के लिए तो 120 देव में जाना पड़ता है। जाना पड़ेगा कई घरे बैठांगा तो ये 120 ही ये भी नहीं आएगा। मजदूरी इतना है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचे कि गरीब लोग हैं, उनके गांव मिले, चावल मिले तो अपना यहाँ मतलब मजदूरी सारी सुविधा अगर उनके मिलेगी तो अपना यहाँ खेती में काम कौन करेगा। खेती नहीं करांगा तो खाएंगा नहीं, और दार की करांगा तो अपना घर खर्च चलेगा। खेती ज़्यादा है तो कर ले खेती, अपना घर इतनी खेती नहीं तो नहीं करा। वो भी नहीं अपना शरीर का बहुत सारा लोग है। जमीन बेचा का गाँव छोड़ो बम्बई सूरत, फिर बहुत सारा गुजरात में पड़ा हमारा इंसान यहाँ से। 1-2 मनक यहाँ है, सब गुजरात में पड़ा है। सोरा सोरी गाड़ी की करे
अपना कन एक आता बिको जमीन तो मैं अपने कन चार सोरी हूँ कितनी चार तो उनका बच्चा बच्चे आवे तो भी मक्का बो तो भी मक्का खाई जाए छोरी छोरी कहीं खाओ अपन कौन से भी गाड़ी करो, लाइन को काम करो, लाइट को या बाउंड्री को करो या मिस्त्री छाते तगारी या माल को बनाओ, मिस्त्री को करो, ये काम करे, ये काम ना और कहीं काम नहीं है दूसरा। लाइट सरकारी लाइट है ना, लाइट को काम करना है। कौन सा ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, फेस उड़ गया है, कुछ जम्फर निकल गया है, हर चीज़ की ध्यान रखनी पड़ती है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, जब भी फ़ोन आ जाएगा उठ के जाना पड़ेगा। ये कहानी है। काम करने जाए 300 रुपया दे, 300 रुपया में कहीं हो, कहीं भी नहीं हो 300 रुपया कर ही रहा है, काम धंधों चल ही रहा है। बस या तो योज है कि रोज काम पे चली जाए तो रोज नगद है या नगद काम चलिया करे। अभी ना लॉकडाउन में बहुत फंसीदा पड़े। 8,000 रुपये मंथ की तनख्वाह है मेरे, उसमें सुबह से शाम तक कितनी बाइक चला ली मैंने, पेट्रोल भी मेरे को डलवाना है। अब 8,000 में गाड़ी का पेट्रोल भी करना है, घर भी चलाना है और मेरा भी खर्चा जो है वो भी करना है, तो कैसे हो पाएगा। 3,000 तो पेट्रोल गया, 3,000 घर को दे दो, कितने बचे। आज भी जो चाहते हैं वो डेवलप अभी नहीं हुआ है, क्योंकि सिटी यहाँ से सब बाहर है, यहाँ से सिटी से कोई कांटेक्ट होता नहीं है। रोड के अभी ये थोड़ा अभी प्रधानमंत्री में यहाँ तक बना है, लेकिन अभी और जो मतलब जो बस्ती है वहाँ तक रोड की विकट समस्या है। मैं कह रहा हूँ आपसे, मनोज जी से कहा, मैं कह रहा हूँ अभी चुनाव आप किस लिए जीते हो। जात का सवाल था, कर यार खाती बाहुल्य, हाट पिपल्या विधानसभा में खाती बाहुल्य वोट है, और नारायण हारा कैसा तो खाती ने नहीं दिया, तो काला मुंह हमारा हो रहा था, इसलिए हमने जो दिया दिए और दूसरे के पैर पकड़ के दिलवाए और आपको विजयी बना। अब आपका काला मुंडा होने वाला, आपका काम हो ही नहीं रहा है विकास में। अगली बार 2 साल और बचे, 2 साल के बाद में हमारी बात नहीं बिगड़ेगी, अब आपकी बिगड़ेगी। टप्पर देख लो आप, यहाँ की तो छोड़ो, टप्पर पे एक मतलब के गिनती के हाल फिलहाल 2 घर बने पक्के। अब वीडियो कहाँ बनाया, वो भी उनने हमारे जैसा लोन निकाला, किस्त भर रहे और मकान बनाया। तो भैया असली हकदार तो वो है ना आवास के, वो है, ये वाले टप्पर पे है, तो क्या है। चाल में सरपंच वगैरह सब जीतिया, सबको पट्टा दिया, वोट भी दिया हमने, पुन हमारे अभी कुटी आज भी कोई के कुटी नहीं मिली है। हमारा सूखी खेती है, पट्टा पावती दिया जाए, पट्टा पावती मिली जाए तो हमारा सब सूखी हो जाए। पट्टा पावती नहीं मिले वहाँ तक हमारे दुखी है। हमारे गांव में आवास योजना नहीं आई, सारे गांव में आ गई है, आदिवासी को हमको नहीं दे पाए सरकार। जमीन अपना करना दी नहीं, ये तो अपन मूल्य 4,000 में
ये 4,000 में अपन ने मूल ली, 4,000 रुपया में। अपना का जमीन नहीं है। जो जमीन बनाई है, हाकी जोती ठूंठ खोदी ने लक्कड़ साफ करया, पत्थर साफ करया, एक बाद वन विभाग वाला भगाने की करी रहा है। इससे कोई अनाज पैदा करे ना, कम से कम परिवार को भरण पोषण तो करा। पट्टा होता है तो सर हमारा कोई अभी अनाज नहीं पाकता, इनको मुआवजा मिली जो हर बीघा 1 बीघा पास 3,000 फसल पे मिलता है, ये हमारे नहीं मिल पाई। रोजी वगैरह हमारे से वसूली हुई थी। अब अस्पताल है तो अस्पताल की बात बता रही है, तो अस्पताल यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, कहाँ भी चले जाओ तुम 20 किलोमीटर का अंदर अस्पताल ही नहीं है कहीं कहीं। अब यहाँ से बीमार हो गया मनक तो उसको लेके तो ले जाते ही मर जाता है, वो मर जाता है कहीं। अभी जैसे डिलीवरी हुई तो जैसे अभी यहाँ से तो वो घर दिख गया, यहाँ से इतनी दूर पैदल जाओ रोड पे, कीचड़ इतना कीचड़ घूम के, और डिलीवरी केस में भले पेट में दुख हो या कुछ भी पैदल जाना पड़ता तो वो तो कीचड़ घूम के जाना पड़ता भैया। अरे एक लड़की इतनी बड़ी कीचड़ में घूम के जाता, रास्ते की व्यवस्था नहीं हो रही है। हम पंचायत में जाते तो डाल कर लिए हम बनाते नहीं क्या, ऐसी तकलीफ उठाई हमने। पता चला कि यहाँ 3 स्कूल हैं, जिसमें से 2 स्कूल जो है वो प्राइमरी हैं और 1 स्कूल जो है मिडिल। हाई स्कूल तो यहाँ है ही नहीं, और जब से लॉकडाउन लगा है तब से स्कूल पूरी तरह से बंद है। और वैसे भी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके हिसाब से तो और भी ज़्यादा पूरा सरकारी स्कूलों का और लोग जो साधारण लोगों तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए उसका बंटाधार पहले भी हो चुका है। इतनी सी गरीबी है कि यहाँ पे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, बाहर मजदूरी करने जाते हैं, तो कुछ 7वीं 8वीं से इससे आगे पढ़ नहीं पाते। वो पढ़ेंगे तो दूसरी हिम्मत करेगी कि हाँ मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी बाहर जाना चाहिए। वैसे तो यही होना चाहिए, पर वो बाहर जा रहे तो दूसरी बोलेगी हाँ ये पढ़ी तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। ऐसा कुछ होना चाहिए। तो जिस गांव में या जिस जगह पे शिक्षा की इतनी बुरी हालत हो, उस गांव के लोग आगे कैसे करके बढ़ सकते हैं। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद शिक्षा सही तरीके से नहीं देने का एक कारण, नहीं पहुंचाने का एक कारण ये है कि जो लोग सो रहे हैं, दिमागी तौर पे सो रहे हैं, वो सोते रहें और हम अपनी लूट खसोट जो है वो जारी रख सकें। शुक्रवासा गांव की एक ख़ास स्थिति है और वो इस पूरे इलाके की एक ख़ास स्थिति है। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो इलाका है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। एक सही तरह से इंसानियत अपने रास्ते पर चली होती तो शायद ये इलाका और ये लोग सबसे ज़्यादा सम्मानजनक स्थिति में रहे होते। इन्होंने हमें जीवन मूल्य सिखाए, इन्होंने हमें प्रकृति के साथ साहचर्य से रहना सिखाया, इन्होंने हमें ये सिखाया कि हम कुदरत के साथ में किस तरह से पेश आएं कि वो भी रहे और हम भी रहें। इसी इलाके में 5, 10, 20, 15 किलोमीटर के भीतर ऐसे लोग भी हैं जो करोड़पति हैं। तो वो करोड़पति कैसे हैं और ये फटेहाल कैसे हैं? तो कहीं ना कहीं एक और रिश्ता है जो आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के 75 वर्षों तक चला आ रहा है, और वो रिश्ता है शोषण का रिश्ता, जो इनके खून पसीने की, इनकी मेहनत की कमाई से किसी और के खजाने को भरता है, किसी और के गोदामों को भरता है, और ये मजबूर होकर के शहरों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर फिर से इनका शोषण होता है। बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ जीवन से, अपने पूर्वज के टाइम से चल रहा हूँ। अपनी आवाज़ सुनता कौन है, ले जाता कौन, ले जाए वो ही खा जाए। मेरे को चाहिए काम, विधायक नहीं चाहिए। मतलब इस ग्रामीण क्षेत्र पे किसी की निगाह नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ की निगाह रहती है कि यहाँ मतदान कितने हैं। बिजली होना, पानी होना, रास्ता होना, इतना तो अधिकार है। कम स्वतंत्र आदमी का क्या है? अगर इस भारतवर्ष में रह रहे तो इनको और ये चीज़ का अधिकार मिलना चाहिए इनको, क्या नहीं मिलना चाहिए? आज इतने 75-76 साल देश को आज़ाद होने के बाद में भी बिजली नहीं पहुंची, क्यों नहीं पहुंची? ये पास में मिली बारी है, ये पहाड़ का हाट पिपले पास में 12 किलोमीटर,
और हाटपिपले जाओ 33 किलोमीटर, जाने का रास्ता 35 किलोमीटर में हाटपिपले। और अगर हमारी ये रोड 3 किलोमीटर बन जाए तो हाटपिपले 12 किलोमीटर, तो हमारा विकास बढ़ेगा ना। वहाँ सब्जी की दुकान है, सब्जी की मंडी है, हमारे गरीब भाई किसान वगैरह किसानी करने अपनी सब्जी लेके बेचा है। बेदेवास 32 किलोमीटर पड़ता है। अब वह तो सरकार फैक्ट्री का ऑफर है, कुछ भी फैक्ट्री डाल दे तो वो कर ले, कहीं भी फैक्ट्री डाल दे, कहीं भी तो सब औरतों काम धंधो करने चली जाए। नहीं तो यहाँ ये मेरे ऐसा सरकार का स्कूल नहीं है कि भाई बहन स्कूल में भी कर सकती है, सिटी ना में मतलब सरकारी योजना कहीं भी दी दे, कोई सिलाई मशीन है, कोई पापड़ है, तो कोई भी घर बैठे बैठे योजना काम धंधो कर सकती है। हम हिंदुस्तान की आज़ादी के 70 साल बाद 75 के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, और हम 75 के नज़दीक पहुंच करके यानी 2022 में हम 75वीं सालगिरह मना रहे होंगे, और जब हम मना रहे होंगे तब हम फिर से गुणगान कर रहे होंगे, तब हम ये देखने की कोशिश भी कर सकते हैं 75 बरस में इन लोगों का क्या हुआ। ये पैमाना है, हम तरक्की के कितने पायदान चढ़े हैं वो हम इस बात से तय करें कि ये 75 बरस पहले कहाँ थे और ये 75 बरस बाद आज कहाँ। देखो, एक दिन मैंने देखा कि कोई बाहर के आदमी आए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अपने गांव में कोई नए आदमी आए तो ऐसा इनसे मिलना चाहिए, कुछ अपना इधर गांव का या अपना कुछ भला हो सकता है, या अपने कुछ चीज़ें सीखना मिले इनसे। क्योंकि हमेशा हम तो ये चाह रहे थे कि कोई अच्छा आदमी मिले, क्योंकि हम पढ़ नहीं पाते थे, तो बचपन से ऐसी सोच थी कि अपन भी कुछ आगे बढ़ें। तो एक दिन मैं इनसे सर से मिला, इनसे मैंने पूछा कि सर आप क्या करना आए हुए थे, तो इनने बोला कि हम इधर घूमने फिरने आए हैं, या कुछ मतलब इनने बताया इनके बारे में, हम वो पढ़ाते भी हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि सर से अगर जुड़ें तो हमारा भी कुछ फ़ायदा हो सकता, हम भी पढ़ लिख सकते हैं इनके साथ। फिर मैंने इनसे बात करी, फिर सर ने बताया कि अगर आप क्या चाहते हो कि यहाँ पर कुछ बने नहीं बने, तो मैंने सोचा कि हाँ, बनना तो बहुत कुछ चाहिए, ये सरकारें कुछ नहीं कर रही है, पर अगर आपके थ्रू कोई काम हो जाए तो अच्छी बात है। तो ऐसा लगा कि यहाँ पे जैसे एक स्कूल बनेगा तो सब बच्चे पढ़ेंगे, सब जागरूक होंगे, लोग जानेंगे कि यार क्या काम हो रहा है यहाँ पे। दूसरे भी जो गांव के बच्चे वो भी आएंगे, समझेंगे इस चीज़ों को, आगे शिक्षित रहेंगे, तो ये जो आज परेशानी हमारे साथ है ये तो कभी होएगी नहीं। तो सर ने बोला कि अगर ये हम करें तो कैसा है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो फिर इन चीज़ से एक ऐसा हमारे मन में विश्वास जागा कि सर से हमें जुड़ना चाहिए। इस गांव की 1000-1200 की आबादी है, लेकिन मुश्किल से ज़मीन सिर्फ 150 से 200 लोगों के पास है। मतलब औसतन ज़मीन 1.5 से 2 बीघा। अब जिनके पास ज़मीन नहीं है वो मजदूरी करते हैं, तरह तरह की मजदूरी, कोई अनस्किल्ड लेबरर है, कोई खेतियार मजदूर है।
और 1.5 से 2 बीघा ज़मीन में आप अपने परिवार को पाल नहीं सकते, इसलिए भी आपको मजदूरी करना पड़ता है। लेकिन मजदूरी आपको फसल बोने जितना पैसा देती नहीं, तो आपको कर्जा लेना पड़ता है। अब यहाँ से एक क्रम शुरू होता है, एक ऐसा क्रम जिससे धीरे धीरे इनका अपनी ज़मीन से नाता टूटते जाता है। वो कर्ज चुकाने के लिए या तो आपको अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती है, या तो आपको किसी और को नगद के बदले दे देनी पड़ती है, या तो आप कहीं किसी की ज़मीन पर बंधुआ मजदूर बन जाते हो। और आखिर में आते आते ऐसा होता है कि आपको ज़मीन को बेचकर शहर की ओर पलायन करना पड़ता है। तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो ये गांव मजदूर गांव है, यहाँ का मुख्य पेशा मजदूरी है। अब हमने देखा कि ये इतनी सारी जो ज़मीन है, इतने सारे जो खेत है, वो तो उपयोग में आ ही नहीं रहे, वो तो फालतू जा रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि समस्या को एक ही तरीके से सुलझाया जा सकता है, वो है यदि सब मिलजुल कर खेती करने लगे, जिसे बोलते सामूहिक खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्योंकि कोऑपरेटिव फार्मिंग की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो लागत है और जो रिस्क है वो दोनों बढ़ जाते हैं। मतलब एक इंसान पे पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करने का भार नहीं आता, और दूसरी चीज़ पूरा का पूरा जोखिम उठाने का मोल भी उसे नहीं उठाना पड़ता। तो ऐसे ही हम ये कोऑपरेटिव फार्मिंग के नतीजे पे पहुंचे, और हमने एक विकल्प रचने का सोचा, एक वैकल्पिक प्रणाली रचने का सोचा, जहाँ पे होगा ऐसा कि ये लोग मिलजुल कर खेती करेंगे, और जो खाद है, जो बीज है, और जो भी खेती के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो हम लोग उसका इंतज़ाम करेंगे। अब हम लोग भी कोई एनजीओ वगैरह नहीं है, ना कोई ट्रस्ट है, हम है तो मजदूर ही, बस फ़र्क इतना है कि हम शिक्षित मजदूर हैं। जैसे कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो मेरी दिन की मजदूरी 1000 रुपये। वैसे ही हमारी टीम में अलग अलग पेशे के लोग हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई प्रोफेसर है। तो इन सब की भी जो मजदूरी है वो अलग अलग है, कम ज़्यादा। तो हमने यही सोचा कि हम जो मिलजुल कर इकट्ठा करेंगे वो इस चीज़ में लगाएंगे, और इसीलिए हम किसी भी कॉर्पोरेशन फंड पे निर्भर नहीं रहते हैं। बाकी तो खैर जो हमारे सीनियर लोग हैं वो इस विषय के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक लंबा समय इसमें काम भी करा है और इसमें रिसर्च भी करी हुई है। अनफॉर्चुनेटली अगर वो अभी इधर है नहीं, अगर वो होते तो आपको इसकी बेहतर जानकारी मिल सकती थी। सबसे पहले हमने सोचा कि स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, तो हम लोगों ने सबसे पहले उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचा। फिर हमने सोचा कि अगर स्वास्थ्य अगर इन लोगों को दे भी दिया जाए तो अगर ये लोग शिक्षित नहीं होंगे जब तक उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने सोचा कि इनको सबसे पहले शिक्षित करना ज़रूरी है, तो हमने स्वास्थ्य के साथ एक स्कूल खोलने का भी निर्णय लिया। आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या फ्लॉज है वो सब देख के हमने स्कूल के बारे में सोचा, जहाँ पे ये स्कूल कोई 4 दीवारी में बंद नहीं होगा। अ स्कूल विथ नो 4 वॉल्स। हम इस दुनिया को ही अपना स्कूल बनाएंगे। हम किसान से सीखेंगे, हम एक इंजीनियर से सीखेंगे, हम एक मजदूर से सीखेंगे। अब जब चारों तरफ आत्मनिर्भरता की बात चल रही है तो हमको यही लगता है कि हमारा ये जो पायलट प्रोजेक्ट है वो आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है। यार कोई भी जगह जब तक आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मुक्त ना हो, मतलब उस आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त ना हो, तब तक वो बेहतर नहीं बन सकती। इसीलिए हमारा हर एक काम मौजूदा प्रणाली के प्रति एक विकल्प है जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से होता हुआ गुजरता है। ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम को लेकर देश विदेश में काम करे गए। यहीं पर देख लिया जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन से लेकर अब तक कई सारे काम मौजूद हैं। तो इन सबको जानकर समझकर हम अपने एक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम के नतीजे पर पहुँचे, जो है क्रांति निकेतन, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो होंगे दे विल बी ऑन द स्ट्रीट्स। मतलब मेरा भी एक से सपना था कि मैं एक फिल्म मेकर बनूंगी और बड़े बड़े सेट पे काम करने को मौका मिलेगा। पर ये सब सोचा था, मतलब सपने थे, पर कभी जाना नहीं था कि एक फिल्म मेकर क्या होता है, एक आर्टिस्ट क्या होता है। हमने तो काफ़ी सारी किताबों में पढ़ा था गरीबी को लेके, मतलब काफ़ी फिल्में देखी जो गरीबी पे बनी और जो शोषण होता है लोगों पे उस पे बनी गई। पर आखिर वही चीज़, हम सब ने तो ये जिया ही नहीं। हमने ना कभी गरीबी को जिया, ना कभी हम इन लोगों के साथ रहे कि हम उस चीज़ को महसूस कर पाए और हम उससे बना पाए। आज हम चलो एक फिल्म बना भी देते गरीबी पे लेके, पर हम जानते ही नहीं उसे। हमने तो बस यहाँ आसपास देखा, 4 फिल्में देखी और बना दिया। मैं
पत्रकार का काम करना चाहता हूँ। अभी पढ़ाई करूँगा जब बनूँगा, अभी तो मैं कुछ कर नहीं पाता क्योंकि हमारे कुछ समस्या है, दूर तो हो जाएगी। सो किसी को बंधुआ मजदूर है कि उनको बचाएंगे, कुछ समस्या किसी को है वो उसका हल निकालेंगे। मेरे को इन किताबों से ये ज्ञान हुआ कि अपन भी कुछ इंग्लिश कम याद है इसलिए अपन भी कुछ पढ़ाई करें, हमको ऐसा ज्ञान हुआ। या दूसरी भी कहानियों के भी ज्ञान हुआ कि कुछ किताब इनसे पढ़ें, क्योंकि कोई बाहर के ज्ञान मिले पुस्तक से, कविता से, कुछ भी। वो पहले में रहेंगे तो हम 12वीं में तो अलग अलग पढ़ेंगे ना। तो क्या हाँ, हुआ, तो एक हो स्कूल सकता में है। पढ़ेंगे तो हो उसमें कौन सकता सी हो। बात है बड़ी, एक पढ़ाई में पढ़ पढ़ाई सकते हो और होती क्या, है। वो इधर रहेंगे हम इधर रहेंगे। वो प्रैक्टिकली हर चीज़ को जानेंगे, वो उसी थ्योरी जिसको पढ़ेंगे उसको प्रैक्टिकली करेंगे। और उनके लिए सबसे ज़रूरी शिक्षा ये रहेगी कि इट इज़ लेबर, जो एसेंस है ह्यूमन बींग्स का, जो आज तक एजुकेशन सिस्टम में कभी बताया नहीं गया। और ये सिर्फ उनको बताया नहीं जाएगा, ये वो करेंगे। मतलब वो क्लास में बैठकर यदि मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वो जो ज्योमेट्री सीखे है वो उसको अप्लाई भी करेंगे कारपेंट्री में। और इसी तरीके से लोग एक दूसरे के काम को जानेंगे, एक दूसरे के श्रम को जानेंगे। सबसे पहले जब आए तब अम्बाराम के घर गए, पटेल के घर गए, पता चला बाथरूम ही नहीं है। उसके बाद यही चीज़ सोचने में आई कि विमेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन का क्या होता होगा, यूटीआईज, फिर टाइफॉइड यहाँ पे बहुत कॉमन है, वाटर बॉर्न डिसीजेज, सब कुछ। वहाँ पे बच्चे ना ड्राइंग करने आते थे, तो बच्चों को देख के कोई भी बता सकता है कि माल न्यूट्रिशन का शिकार है। 7 दिन बाद मैं वापस चला गया। हॉस्पिटल में काम करते करते फिर ऐसे मतलब सोचने में आया, क्योंकि वहाँ भी ऐसे ही लोग आते थे जो गांव से बिलोंग करते हों ऐसे। तो फिर सोचने में आया कि यहाँ पे तो फिर भी हॉस्पिटल है जहाँ मैं हूँ, वहाँ तो 20 किलोमीटर तक हॉस्पिटल नहीं है। बहुत ही ज़रूरी है हॉस्पिटल बनना, क्योंकि अगर किसी को छोटी बीमारी भी है, अगर समझो सिर्फ बुखार आ रहा है, ठीक है, हो भी सकता है वो सिर्फ बुखार हो भी सकता है कि वो मलेरिया हो भी सकता है कि वो डेंगू हो भी सकता है कि वो चिकनगुनिया हो। अभी इसके लिए तो टेस्ट नीडेड है ना, इसके लिए तो डॉक्टर के पास जाना नीडेड है, जिसको पता हो कि क्या हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। उसके बाद एक बार ऐसे वीडियो कॉल हो रहा था, पता चला कि वो लोग एक स्कूल और एक मेडिकल डिस्पेंसरी खोल रहे हैं उधर। बचपन से सपना था कि अरे चाहिए एक फ्री हॉस्पिटल खोलेंगे, एक क्या ढेर सारे फ्री हॉस्पिटल खोलेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो जैसे ही उनकी ये बात सुनी तो फिर लगा कि चलो ठीक है, हम भी यहीं आते हैं, कुछ तो कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा। फिर आने के बाद ये चीज़ तो ठीक थी कि उनकी हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें तो बहुत सारी है, लेकिन दूसरी चीज़ एक भी पता चली कि अरे यहाँ पे कोई पैसे ही नहीं दे सकता। मतलब इंसान अगर 200 रुपये दिन का कमाएगा और उसके बच्चे को बुखार हुआ तो वो 500 रुपये की फीस ही नहीं दे पाएगा इंदौर जाके या देवास जाके। उसको तो ज़रूरत है ना कि ऐसी जगह हो जहाँ पे वो जाए और उससे ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़े या बिल्कुल पैसे नहीं देने पड़े। बीमारी होना और उसके बाद इलाज के लिए पैसे नहीं होना, किसी का ये रोना कि मेरा काम नहीं कर सकता क्योंकि पैर में दिक्कत है, मतलब इलाज जैसी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको उसके लिए पैसे देना पड़े, पे करना पड़े। ये जैसे हम सांस लेने के लिए कुछ नहीं होता कि सांस लेने के लिए हमको कभी पैसे नहीं देने पड़ते, वैसे ही इलाज है कि किसी की दिक्कत हो, किसी को बीमारी हो, किसी को इलाज की ज़रूरत हो तो उसको वो चीज़ पैसे में खरीदना पड़े। बहुत कुछ लगा इधर आके, बहुत सोचा भी कि ऐसा करेंगे, ये होगा वो होगा। फिर सबसे अच्छी बात यही लगी कि एक निःशुल्क हॉस्पिटल खोलना ही पड़ेगा। फिर हम दवाइयाँ लाए, इतनी सारी दवाइयाँ, मेडिकल कैंप है, पर्चा लिखा, शुरुआत भी कर रहे हैं एक नेत्र शिविर से। एक फ्री मेडिकल डिस्पेंसरी की शुरुआत करना, जिसके लिए हम सपना देखते हैं कि आगे जाकर एक फ्री हॉस्पिटल बने। शुरुआत में तो हम इसको एज ए फ्री मेडिकल डिस्पेंसरी सस्टेन करेंगे, लेकिन हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट है जिसका एम है कि इस जगह को सेल्फ रिलायंट बनाए, एक्चुअली यही एकमात्र तरीका है
इसको फ्री हॉस्पिटल के सपने तक ले जाने का, क्योंकि जब ये जगह सेल्फ रिलायंट बनेगी तब अल्टीमेटली इस जगह ये जो हॉस्पिटल रहेगा उसे एज फ्री हॉस्पिटल ये गांव वाले मिलकर सस्टेन करेंगे। मतलब कि इसकी एक्टिविटीज़, इसके ऑपरेशन, इनमें जो भी कॉस्ट आएगी, जितना भी पैसा लगेगा वो मिलकर उठाएंगे। तो चाहे दवाइयाँ हो, चाहे डॉक्टर्स को बुलाना हो, चाहे कैंप्स को ऑर्गेनाइज करना हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो, तो ये सब चीज़ें मिलकर गाँववासी अरेंज करेंगे और धीरे धीरे अपना ही एक अस्पताल तैयार करेंगे और जो एज अ फ्री हॉस्पिटल वर्क करेगा। हम ना हमारा हॉस्पिटल खुद बना रहे हैं, हमारा नहीं, वो तो है पूरे गांव का, और जो आना चाहे उसका, लेकिन हम उसका हर काम खुद करते हैं। हम लकड़ी खुद ठोकते हैं, हम कीले ठोकते हैं, हमने कभी हाथ में हथौड़ा नहीं पकड़ा, फिर भी हम काम करते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल बनना ज़रूरी है। यहाँ सुक्रवासा जंगल में हम अभी आए हुए थे, तो वी आर एंश्योरिंग अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मैं बिजली विभाग से हूँ। हम यहाँ पर लाइट जो है उसका काम देखते हैं। बेहतर व्यवस्था के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम काम कर रहे हैं। और जो भी एंड पे जो लोग हैं जो काफ़ी दूर हैं, सिस्टम से नहीं जुड़े हैं, उनको भी हम लाइट प्रोवाइड कराने के लिए जो स्कीम्स, जो भी टाइम टू टाइम स्कीम्स आती हैं, उसमें जो है उनको एडप्ट करके जो है फ़ायदा देने का जो है मोटिव रखते हैं। अब जैसे कि हम जुड़े हैं, सर वगैरह है और ये देवराज जी है, मैं, जितेंद्र, रवि, पंकज, धीरे धीरे विजय, ऐसे करके 8-10 व्यक्ति जुड़ गए हैं यहाँ पे, और भी धीरे धीरे जुड़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि सभी शिक्षित हो। क्योंकि आप भी कोई अपना पर्सनल कोई काम के लिए नहीं हो यहाँ ना, बिल्कुल ही नहीं, की हेल्प के लिए हो, तो हम भी आपको इतनी हेल्प कर रहे हैं। बस मोर देन ये हेल्प समझ लीजिए। और हम ये जानते हैं कि जो मौजूदा प्रणाली है उसमें सुधार कार्य की कोई गुंजाइश है नहीं। हमें विकल्प पेश करना ही पड़ेगा, विकल्प रचना ही पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा प्रणाली जो है उसके नींव में ही दिक्कतें हैं, नींव में ही समस्या, नींव में ही खोट है। तो उसके सामने हमको एक विकल्प पेश करना ही पड़ेगा। और ये सब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के तहत कर रहे हैं, जो है हाउल, HOWL, एंड इट स्टैंड्स फॉर हाउ ऑट वी लिव, यानी हमें कैसे जीना चाहिए। ये इकलौता ऐसा प्रश्न रहा है जिसने ह्यूमन एवोल्यूशन को डिफाइन करा, जिसने पूरे मानव इतिहास की ट्रेजेक्टरी को सेट करा है, और शुरुआत से ह्यूमंस का क्वेस्ट रहा जिसके कारण वो इवॉल्व करे। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल लेबर जो इस बात में विश्वास रखता है कि जब तक एक इंसान आर्थिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक गुलामी से मुक्त ना हो जाए तब तक वो बेहतर नहीं बन सकता, और इसके लिए उसे एक व्यवस्थित कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा। चारों तरफ जिधर देखूं, चारों तरफ जिधर देखूं, काले बादल छाए हैं क्यों। आजा तूफान उड़ा दे तू, आजा तूफान, आजा तूफान, आजा तूफान उड़ा दे तू, बरसो रे रात भर। दुनिया की जो ये है मेले, दुनिया की जो ये है मेले, भीड़ में भी फिर अकेले। आजा तू मेरे संग चले, आजा तू मेरे संग चले, आजा तू मेरे संग चले। यहाँ से कहीं और शुरू करे एक नई दौर, शुरू करे एक नई दौर, शुरू करे एक नई दौर। यही तो गाना, बस इतना ही है। हाँ। बस एक कागज में लिख के दे दोस्तों से, सही मुझे को समझा दो।